बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं आज भी हमारे देश में, भारत में। ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर जो इंश्योरेंस पॉलिसी करने तो जाते हैं, लेकिन जो प्रीमियम लेकर आते हैं बहुत छोटा प्रीमियम लेकर आते हैं। यानी कि वो सिर्फ ऐसे लोगों के पास पहुंच पाते हैं जिनकी इनकम कम है। अगर हमें ऐसे क्लाइंट मिल जाएं जिनकी इनकम ज्यादा है, या फिर वो लोग जो एनआरआई हैं, जो विदेश में रहते हैं, उनका बीमा करके हमें बहुत ज्यादा प्रीमियम मिल सकता है। यानी कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का प्रीमियम भी आप ले सकते हैं। उसी के लिए आज हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एलआईसी ऑफ इंडिया से रिटायर्ड सीनियर डिविजनल मैनेजर मिस्टर केतन बरई जी। केतन बरई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। दर्शकों, आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ एनआरआई बीमा के बारे में बात करने वाले हैं कि हम एनआरआई का बीमा किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि ऐसे पीपल जो विदेश में रहते हैं और उनका बीमा हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर कोई व्यक्ति विदेश में भी रहता है तो क्या उसका बीमा भी किया जा सकता है। इन सब सवालों के जवाब लेंगे आज हम एलआईसी ऑफ इंडिया के रिटायर्ड सीनियर डिविजनल मैनेजर श्री केतन बरई जी से। केतन जी, हमारा सबसे पहले आपसे एक सवाल है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो एलआईसी एजेंट हैं ज्यादातर, और एलआईसी एजेंट को एनआरआई के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि उनको इस तरीके से अभी तक ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है। जैसे मैंने लोगों से जाके मैं मिला हूं, एलआईसी एजेंट से मिला हूं, तो हमारे दर्शकों को बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बताइए कि सर ये एनआरआई होता क्या है। थैंक यू अमित जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी चैनल्स जो बहुत ही फेमस और इतने बड़े आपके फॉलोअर्स हैं उसको चुनने के लिए मुझे जो मौका दिया गया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि एनआरआईज के बारे में एजेंट्स बहुत कम जानते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ रियलिटी ये है कि एज ऑफ नाउ पूरे इंडिया में टोटल जितने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं इसमें से लेस देन 1%, अमित जी सुनिए, लेस देन 1% वो ही एनआरआई इंश्योरेंस करते हैं। 99% नहीं करते हैं। काफी रीजन होते हैं उसके दिमाग में कि भाई एनआरआई जो समझना मुश्किल है, हम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम समझेंगे इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। कोई भी आदमी, चाहे कोई भी आदमी है जो कितना भी पढ़ा लिखा हो, एसएससी तक क्यों ना हो, तो भी वो अगर चाहे तो वो एनआरआई का इंश्योरेंस समझ सकता है और बेच भी सकता है। आपने बताइए मेरा एनआरआई कौन है? तो एनआरआई की इंडिया में 3 डिपार्टमेंट ने अलग अलग डेफिनेशन रखी है। इनकम टैक्स के मुताबिक एक, दूसरी है फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो 1999 में आया, उसके हिसाब से एनआरआई, और तीसरी है आधार। हर डिपार्टमेंट खुद की अनुकूलता से डेफिनेशंस बनाते हैं। हम जो इंश्योरेंस एजेंट को जानना जरूरी है वो 2 बात करेंगे इन शॉर्ट में, बहुत डिटेल्स में तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऊपर आप खबर पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअली है क्या एनआरआई। और इनकम टैक्स के मुताबिक एनआरआई कौन है, तो पहली डेफिनेशन उसमें एक जो कंडीशन, एक तो 1961 एक्ट जो है इनकम टैक्स का, उसमें सेक्शन 6 में जो डेफिनेशन दी गई है वो रेसिडेंट की है, नॉन रेसिडेंट की नहीं। लेकिन नीचे लिखा गया कि जो रेसिडेंट नहीं है वो नॉन रेसिडेंट। तो पहली कंडीशन 1 कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो फाइनेंशियल ईयर, इट मीन्स जो जब वो हिसाब किताब करेगी 1 अप्रैल को, 31 मार्च, पहली अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जो पूरा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, उसमें अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 182 डेज और मोर भारत में रहा हो तो ही इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि अगर उससे कम रहा हो तो नॉन रेसिडेंट। 1 अप्रैल से हिसाब करना है कि कहां तक इंडिया में थे, टोटल लगाना, और इन पीस में भी चलता है, नॉट एट स्टेज। कई बार ऐसा नहीं कि एक साथ रहना है, अब आओ जाओ चालू रखो कोई बात नहीं, और आपका दिन गिनते जाएंगे। मतलब लगातार 182 डेज से अगर वो ज्यादा रहा है तो काउंट होगा। नहीं, एट स्टेज नहीं देखना है। अब 30 दिन गए फिर वापिस आए फिर गए, पूरा टोटल लगना है, एग्रीगेट एंड ऑफ द ईयर एग्रीगेट टोटल लगाना है। अब कितने दिन रहे, ऐसा नहीं कि एट स्टेज रहना, ऐसा नहीं है, आओ जान तो चालू ही रहता है। तो इसका टोटल 182, उससे ज्यादा आते हैं तो यू बिकम रेसिडेंट आप हैं, और उससे कम अगर टोटल आता है तो यू आर नॉन रेसिडेंट। मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं। हाँ। इन 365 दिन में से कम उसको 182 डेज या उससे ज्यादा उसको रहना चाहिए इंडिया में। उससे कम रहा हो तो नॉन रेसिडेंट बन गया, तो वो नॉन रेसिडेंट बन गया। दूसरी डेफिनेशन है जो
सोशली एंगेजेड विदेश के साथ और बहुत आना जाना रहता है, तो कभी कभी इनजस्टिस होता है कि एक ही साल में आप अंडर 82 करते हैं, हमें कभी भी कम भी रहते हैं, लेकिन हम तो रेसिडेंट है। तो दूसरी डेफिनेशन बनाई है कि वो टोटल 5 साल कंसिडर करना है। एक तो लास्ट जो खत्म हुआ इमीडिएट, ठीक है, उसमें आपको 60 डेज रहना जरूरी है मिनिमम, और उनके पहले का 4 साल का टोटल 365 डेज आपको इंडिया में रहना जरूरी है। तो लास्ट 4 ईयर का टोटल लगाना और 365 और ज्यादा हो, और यहाँ जो करंट लास्ट ईयर जो है उसमें 60 या ज्यादा हो तो आप बन गए रेसिडेंट। उससे कम हो, सपोज आप 60 के बदले 59 डेज रहे हो, यहाँ बोले 300 400 रहे, तो आप रेसिडेंट नहीं बनते, आप नॉन रेसिडेंट बनते। सर ये चीज मैं थोड़ा सा और आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, दर्शकों को आज का वीडियो देखने के बाद आप जो सोच नहीं सकते थे वो आप कर सकते हो। यानी कि कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का भी इंश्योरेंस कर सकते हो जो विदेश में रहता है, जो वहां पर जॉब करता है या बिजनेस करता है, उसका भी बीमा आप कर सकते हैं। क्या उसको भारत में आना चाहिए, क्या वो ऑनलाइन पॉलिसी ले सकता है, क्या उसके मेडिकल चेकअप इंडिया में होंगे या वहां पर होंगे, उन सारे सवालों के जवाब हम सर से लेने वाले हैं। सर के बारे में थोड़ा बता देता हूं, सर का जो सफर रहा है LIC ऑफ इंडिया में, तो सर ने एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था, राइट सर? यस, LIC ऑफ इंडिया में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर ज्वाइन किया, उसके बाद प्रमोशन मिला सर को और ABM सर बने, उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन ब्रांच मैनेजर, और उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन सीनियर डिविजनल मैनेजर, सर वहां से रिटायर हुए हैं। और सर से हम जानते हैं कि सर जो NRI है, आगे अपनी बात आप कंटिन्यू रखें, आप जो बता रहे थे। तो पहली बार आपने जो बताया कि स्कोप NRIs का कितना है और इंश्योरेंस, तो पहली बात मैं ये बताऊं कि एज ऑफ नाउ लाटेस्ट जो फिगर मेरे पास जो है, तो पूरी दुनिया में 3 करोड़ 54 lakhs NRI एंड OCI रह रहे हैं। उसमें NRI एंड FNIO भी आ जाता है। FNIO क्यों होता है? जो फिर NRI के पास तो क्या इंडियन पासपोर्ट है, वो इंडिया का सिटीजन है, बाद में वहां ज्यादा देर साल तक रहते हैं तो वहां का सिटीजन बन जाते हैं, तो उसको क्या होता है कि इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना होता है, तो उसको हम NRI ऑफिशियल नहीं बन सकते, वो बन जाते हैं फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो इन लोगों को भी हम बीमा देते हैं, हालांकि टेक्निकल वो NRI नहीं है, और तो भी वो क्योंकि पहले NRI था और आज वो उन जो कंट्री में रहते हैं वहां की उससे सिटीजनशिप ले ली है, तो वो बन गए फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, उनको भी हम NRI जैसे ही बीमा देते हैं। ये सब मिला के पूरे भारत में पूरे दुनिया में 3 करोड़ एंड 54 lakhs। सर ये पीछे हम वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का मैप है, क्या पूरे वर्ल्ड में हम कोई व्यक्ति कहीं पे भी रहता है उसका बीमा कर सकते हैं? यस, उसमें थोड़ी गाइडलाइन भी है गवर्नमेंट का, मैं बताता हूँ आपको कि कंट्री को हर कंपनी ने क्या 4-5 कैटेगरी बना के रखी है। अच्छा, सबसे पहले मोस्ट एडवांस कंट्री, सपोज अमेरिका है, कनाडा है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कि जहाँ की इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इन लोगों को सब कुछ दे सकते हैं। वो एट पार विथ रेसिडेंट, आप समझो कि वही रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को हम पूरे बीमा हम दे सकते हैं। फिर थोड़ी कम होती है, उसकी नेची कैटेगरी में आता है तो कई रिस्ट्रिक्शन आते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगता है, सपोज के हेल्थ 4%, 2%, 3% एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है, बीमा देते हैं। फिर उससे नीचे कैटेगरी आती है, और जो कहीं देश है जहाँ जो टेररिस्ट का भय है और डिसीज बहुत है, एड्स जैसे बहुत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सपोज ये पाकिस्तान है, ईरान इराक है, सूडान है, सोमालिया है, तो ऐसे देश को इंश्योरेंस नहीं देते, लेकिन उसको सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट देते हैं जहाँ रिस्क ना हो। ऐसे जो रिस्क ना हो इसलिए सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट है वो भी दे सकते हैं उनको भी, वो हम आगे हम बात करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो हम दे सके, ऐसा नहीं है कि इस कंट्री को कुछ नहीं मिलता, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, कि कोई हर कंट्री में जो हो हमारे इंडियन या FNO रहते हैं उसको हम कुछ ना कुछ पॉलिसियां हम उसको दे सकते हैं। सर ऐसा कुछ बताइए, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं पूरे भारत में, लगभग 14-15 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, ऐसा क्यों कि 1% एडवाइजर ही सिर्फ NRI का बीमा कर पाते हैं, बाकी जो एडवाइजर है वो बीमा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा क्या कारण है कि वो लोग बीमा ही नहीं करते NRI का? देखो, मैं जहाँ तक मेरे वर्कशॉप के थ्रू सबके कॉन्टेक्ट में आया तो मैं 3-4 बातें मुझे जानने को मिली है, नहीं होता। नंबर 1 कि पहले तो NRI हमारा बस की बात नहीं है, बस माइंडसेट बना लिया
दुकान बंद कर दी खोलने से पहले। मतलब सोच ही वहीं तक। सोच ही रहेगा नहीं, वो तो कहाँ एनआरआई को हम कुछ जानते नहीं है, तो इस तरह तो पहले तो इसलिए आज हम ये, मैं तो हर बार ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। ये कोई ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते। आप समझो रेसिडेंट को बीमा लेते मोरलेस वही सब प्रोसीजर आप देखेंगे, तो पहला तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि एनआरआई के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये होगी, ऐसा नहीं है। दूसरा रीजन आता है हमारा तो कोई विदेश में है ही नहीं। अरे भाई हम गुजरात में बात करें, हर दूसरे घर पे बाहर जाते हैं, विदेश में रहते हैं, भले आपका कोई सिबलिंग ना हो, लेकिन आपका रिलेटिव वो सब कुछ है ना, किसी को पूछो तो पता चले कि कितने लोग विदेश में रह रहे हैं। तो ये, और हमें तो इसके हमारा काम ही वही यहाँ तक पहुंचना है। तो ये दो माइंडसेट अगर लोगों को निकल जाए, थोड़ा बहुत अभ्यास करे और माइंडसेट तैयार करने, मुझे एनआरआई से काम करना है। आज ही भारत में 300 500 पॉलिसी करने वाले एजेंट्स हैं छोटे छोटे एरिया में, और करोड़ों का प्रीमियम थ्रू एनआरआई लेके आते हैं। सर क्या ऐसा संभव है कि पूरे साल में एक भी पॉलिसी नहीं हुई और एक एनआरआई क्लाइंट मिला और उसी से सीओटी टीओटी हो गई? क्यों नहीं, बहुत। देखो मैंने जो एडवांस कंट्री की बात की है, तो दे बहुत करोड़ ऑफ रुपीज लोग कमाते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में, है ना जी। और मैं हर बार बताऊं कि आप अभी डॉलर में कन्वर्सन करो 88 रुपीज, आप समझो तो ये 8-10 लाख, इट्स एवरेज प्रीमियम, आप समझ लिए। राइट 10 लाख प्रीमियम इज एवरेज। मुझे कभी कभी दुख होता, मैं भी यार 50,000 प्रीमियम पे कितनी दौड़-धाम करते हैं यहाँ पर। दूसरा कि 8-10 लाख एवरेज प्रीमियम है, उसकी अच्छी सी कमाई है, तो एकदम आसानी से 8-10 लाख का काम वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो ज्यादा हायर बिजनेसमैन है, अच्छी पोस्ट पे है, यहाँ के सीईओ है, तो आप अनबिलीवेबल बिजनेस वो ला सकते हो। आए हुए हैं और आज भी आना शुरू भी है, और काफी एजेंट्स जहाँ इसमें आगे बढ़ चुके हैं, तो कोर्स ऑफ रुपीज प्रीमियम एक दो पॉलिसी में सीओटी टीओटी भी बने हुए हैं। सर एक कमी देखने को मिली है, मैं भी अलग अलग शहरों में जाता हूँ, इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलता हूँ, लेकिन जब भी बात करते हैं एनआरआई बीमे की, तो इंश्योरेंस एडवाइजर यही कहते हैं कि सर ये हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा एनआरआई, क्या होता है सर, इतना हम उनको नहीं समझा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की कमी है। डेफिनेटली देखो, मैं तो क्या, मेरा एक सूत्र है कि आप जानते नहीं है कि आपको जानना नहीं है जी। जो आदमी को ठान लेते हैं कि नहीं मुझे एनआरआई का बिजनेस करना है, मेरे साथ को प्रोजेक्ट करने के लिए एराना एक्सपर्ट हो, देखो ये कितनी मतलब स्कोप है। दुख के साथ मैं मेरा अनुभव शेयर करता हूँ, मैं खुद एनआरआई फैमिली से आया हूँ, मेरे सभी सिबलिंग एनआरआई है। राइट। मैं भी कहीं भी यूके अमेरिका में ऑफिशियली सेट हो सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रीफर किया मुझे इंडिया में रहना है। तो सब लोग रिलेटिव्स आते हैं, आपको ताजुब होगी कि 70-80 लाख विजिट करते हैं इंडिया में, और लास्ट ईयर फिगर क्रॉस करके 1 करोड़ प्लस एनआरआईज, कितने लोग 1 करोड़ से ज्यादा लास्ट ईयर का लेटेस्ट फिगर बता रहा हूँ। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में विजिट किया। उनको बीमा भी लेना है, लेकिन क्या उस कॉन्टेक्ट नहीं है। और यहाँ हम, मैंने बोला 1% एजेंट ही काम करते हैं, तो किसी ने प्रोजेक्ट नहीं कर पाया अपने आप को कि मैं एनआरआई, कोई अप्रोच नहीं कर पाया, वो मार्केट भी नहीं कर पाया मैं एनआरआई एक्सपर्ट हूँ। मेरे भी कई रिलेटिव्स कि वो टाइम एक तो कम रहता है, 1-2 वीक के लिए आते हैं, 3 वीक के लिए आते हैं, दिमाग होता है कि अच्छा मिला तो मैं इंश्योरेंस लूंगा, कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो वो चला जाता है। उसी समय अगर किसी कॉन्टेक्ट कर पाए और सही तरह से समझ पाए, तो यहाँ बैठे बैठे करोड़ ऑफ रुपीज उनको मिलते हैं। लेकिन ये एक बड़ी कमी है जो सब एजेंट्स साथ को मिलके पूरी करनी चाहिए, जो देश के लिए भी हित में है और खुद के लिए भी हित में है। सर हम बात करें आज के डिजिटल युग की, आज के इस डिजिटल युग में घर घर जाके एनआरआई ढूंढना तो संभव नहीं है, लेकिन क्या डिजिटल के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा हम ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जो लोग एनआरआई हैं? आपको क्या लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एजेंट को कितना आना चाहिए? डेफिनेटली, अभी देखो पूरी दुनिया डिजिटल पे आ गई है। किसी भी प्रोफेशन लो, नॉट ओनली लाइफ इंश्योरेंस, तो सभी जो सबसे ज्यादा सेल होता है वो डिजिटल होता है, क्योंकि पूरे दुनिया आपकी, पूरी वर्ल्ड आपको प्लेटफॉर्म पर। राइट। लेकिन आपको स्ट्रक्चर वे में है ना, देखो इंश्योरेंस दूसरे लीड जनरेशन, दूसरी बिजनेस के साथ हम लाइफ इंश्योरेंस कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये कोई अमेजोन नहीं है कि आपने शर्ट खरीदा नहीं जाओ तो आप वापिस दे देते, है ना। यहाँ पे इट इज ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से 15 साल, 20 साल, 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब आदमी इन्वेस्ट कर जा रहे हैं फॉर मोर देन 2 डेकेड्स या 2.5 डेकेड्स, तो वो थोड़ा बहुत पहचान वाला होना चाहिए,
है ना। जी। या तो आपकी इतनी बड़ी ब्रांड नेम होनी चाहिए कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया इतना काम कर रहे हैं, तो ये सब एजेंट खुद को बनानी पड़ेंगे ना। और लीड जनरेशन, जैसे आप टेक्निकल बहुत ही पावरफुल है आपका, मैंने देखा आपका जो वीडियोस और जो सोशल मीडिया में कैसे करना, तो थोड़ा मिल के कि भाई थोड़ा पहचान वाला आदमी, जो मैं एजेंट्स हूँ तो मेरे साथ पढ़े लिखे, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे कम्युनिटी के लोग, है ना, वो सब भी हम थोड़ी बहुत मेहनत करके पूरी दुनिया में कहाँ है वो ढूंढ सकते हैं। और तो फिर आपकी उसके साथ बिजनेस करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सपोज मैं एक ठक्कर कम्युनिटी के हूँ और मैं अमेरिका के डलास में कितने ठक्कर है मुझे मिल गए, लेकिन मैं पहचानता नहीं हूँ कौन इससे। लेकिन मेरे साथ में जामनगर में पढ़ा MP शाह कॉलेज में, तो यहाँ वो उसका फिल्टर हम बना देते हैं, मेरी कम्युनिटी का बना देते हैं, मेरा जो शौक है वो बना देते हैं, तो मेरे ही पुराने साथ कलीग वाले लोगों का जो लीड सब मुझे मिल जाएगी। तो बहुत ही स्ट्रक्चर वे में क्वालिफाइड लोगों के साथ अगर मिलकर लीड्स को जनरेट करते हैं तो ज्यादा बिजनेस होगा। लेकिन आपको ब्रांड नेम तो बनानी है। हम जाहिरात करेंगे लेकिन तुरंत आपकी वेबसाइट देखेंगे और वेबसाइट में कुछ नहीं होगा तो फिर वो वापिस चला जाएगा। तो एक तो पहले हमारा काम करना है, हमारी ब्रांड नेम बनानी है और सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना है। आप जी नहीं सकोगे, ये धीमा जहर है। कहीं एजेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं सोशल मीडिया को, तो हमें क्या जरूरत है, मेरा तो रूरल बेस है। अरे रूरल बेस में छोटे छोटे रूरल भी देखो यूट्यूब में शॉर्ट्स डालने लगे हैं। अभी जितने भी दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, जैसा सर ने कहा कि हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको सोशल मीडिया पर आने की जरूरत है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपकी अपनी खुद की वेबसाइट है, क्या आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, क्या आप अपने आप में वीडियो बनाने की कोशिश करते हो? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अब सर मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल सीधे सीधे एडवाइजर से जुड़ा हुआ है और सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, वो NRI है, विदेश में रहता है, तो क्या उसको बीमा लेने के लिए भारत में आने की जरूरत है या वहीं पर रहकर वो ऑनलाइन बीमा भी ले सकता है? उसमें दो बातें हैं कि जो मोस्ट एडवांस कंट्री में जो बताया 121 प्लस कंट्रीज है, इन लोगों को NRIs को इंश्योरेंस लेना है तो भारत में आने की जरूरत नहीं है। उसको एक सिस्टम बोलते हैं मेल ऑर्डर बेसिस। अच्छा, आपको डिजिटल फॉर्म में उसको प्रपोजल फॉर्म भेज देना है, सभी रिक्वायरमेंट्स आगे, वो हार्ड कॉपी तो चाहिए, इन फ्यूचर में वो भी चली जाएगी। एज ऑफ नाउ सब कंपनियां हार्ड कॉपी का करते हैं, वो प्रपोजल फॉर्म भर के आ जाता है, रिक्वायरमेंट के साथ सब आ जाता है, तो यहाँ उसका रिस्क शेयरिंग शुरू कर देते हैं। मतलब जो एडवांस कंट्री में रहते हैं, हाँ एडवांस कंट्री में रहते हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यस पूरा, तो उसमें किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और वहाँ बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसको मिलो, हमारी जो प्लान है उसको डिटेल से समझाइए, और रिक्वायरमेंट्स में डरने की जरूरत नहीं। जो यहाँ रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट है। आप बोलोगे इनकम है तो इनकम प्रूफ क्या होता है, पासबुक की कॉपी चाहिए, 3 महीने का सैलरी का स्लिप हो तो देना चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट दो, इनकम टैक्स फाइल करता है वो रिटर्न दो। नहीं मत कुछ नहीं, डरने का क्या है इसमें, दुनिया एक है। हमने सब मतलब सब जगह वही, वहां भी इनकम टैक्स भरना होता है, वहां भी सर्विस करते हैं, वहां का भी प्रूफ होता है। अभी तो अच्छा आपको अमित जी बहुत आश्चर्य होगा कि अगर कोई आदमी पढ़े लिखे है, जो आपको इंजीनियर और अच्छी कंपनी में काम करते और यंग है, तो 1 करोड़ तक नो मेडिकल रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। 1 करोड़ तक मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा। और तो नीचे भी है थोड़ा अलग अलग स्कीम होती है, 50 लाख तक वीडियो MER से भी इंश्योरेंस हो सकते हैं, जहाँ उसको सिर्फ डॉक्टर है वो वीडियो MER से हमको जांच करते हैं और फॉर्म्स भरते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है उसके प्रोफेशन पे, और उसका वो प्रोफेशन क्या है, उसकी एज कितनी है इसके हिसाब से। लेकिन वो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यंग है, सपोज वो इंजीनियर है, अच्छी सपोज अच्छी कंपनी में काम करते हैं, तो प्रोफेशनल है, तो उन लोगों का 1 करोड़ का बीमा, मेडिकल की जांच की भी जरूरत नहीं है। अब समझो कुछ नहीं, और बस प्रीमियम भरो, इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा। सर ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं या ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो अमेरिका जैसे शहर में रहते हैं, अमेरिका जैसे कंट्री में रहते हैं, तो हम उनको इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों मिस कर देते हैं? सर आपने जो डॉक्टर की बात बताई, मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, गांव का नाम नहीं दूंगा। एजेंट्स का फोन आया, संडे था के साथ अमेरिका से डॉक्टर दोनों कपल आए हैं, टाइम नहीं है, सिर्फ 15 मिनट दिए, किसी की शादी में जा रहे हैं और आसक में चलो जाते हैं। वी है, हमारे पास 15 मिनट से कम टाइम था, दोनों डॉक्टर थे, तो बातचीत किया, प्लान समझाया, और प्रीमियम कितना हो गया, 16 लाख। ये मैं 16 लाख में 2014 की बात करता हूँ, 16 लाख।
तो क्या कोई बात नहीं, सिग्नेचर कर दिया और चेक निकाल के दे दिया। 16 लाख रेगुलर प्रीमियम। हाँ, रेगुलर प्रीमियम 16 लाख, लेस देन 15 मिनट्स। सोचिए जरा इंश्योरेंस एडवाइस, 16 लाख सिर्फ एक ही क्लाइंट से, वो भी रेगुलर प्रीमियम। जैसे जीवन आनंद पॉलिसी है, जीवन लाभ पॉलिसी, और आप समझ सकते हैं एक ही पॉलिसी आपको कहां से कहां लेकर जा सकती है। थोड़ा सा जरूरत है आपको अपनी सोच बदलने की, अपनी सोच बदलिए और काम करने के तरीके में बदलाव कीजिए। और अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो सर और मैं बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई अगर अभी तक मन में सवाल चल रहा है तो YouTube चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं इस पर नीचे आप जरूर कमेंट करके पूछिए हमसे सवाल कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं। सर मेरा आपसे अगला एक सवाल है, अगर किसी व्यक्ति की विदेश में जाकर डेथ हो जाती है, ये भी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर को पता नहीं है इस चीज के बारे में भी, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या उसके परिवार को क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखो, इंश्योरेंस का जो रिस्क है वो पूरी दुनिया में चालू है। जी। मैं खुद डेवलपमेंट ऑफिसर था, तो एक सोनी था जो दुबई दुबई गए थे घूमने और कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। पॉलिसी थी 2 लाख की और 4 लाख मिल गए। ओके, सिंपल प्रोसीजर्स, दुनिया एक है ना। तो रिस्क तो पूरी दुनिया में चल रहे थे, कहीं भी जाए और कहीं भी डेथ हो, बहुत ही आसानी से उनके नॉमिनी को पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है। उसमें कोई टेक्निकल हर्डल्स है ही नहीं। ओके, इजीली मिल जाता है, बहुत इजीली, बहुत इजीली। और रिस्क भी कहीं कहीं लोग पता नहीं, और पूछते हैं कि हम यहाँ इंडिया से इंश्योरेंस लेते हैं तो वहां डेथ होगा, तो भाई पूरी दुनिया में रिस्क है। किसी भी कंट्री में डेथ होता है, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द डेथ क्लेम। सपोज बीमा इंडिया से कराया, किसी भी कंपनी से कराया, LIC से कराया, कहीं से भी कराया, और फ्लाइट से जा रहे हैं और जाते जाते फ्लाइट क्रैश हो जाती है, जैसे अभी अहमदाबाद में हुआ था, तो क्या उनको भी मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं। 100% डेथ 100%, डेथ मीन्स डेथ, खत्म। ओके, पैसा तो देना ही है। ओके, वही पूरी दुनिया में रिस्क चल रहा था, यही तो बेनिफिट है ना। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। अगर अगला सवाल मेरा, अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहता है तो वो क्यों भारत में आकर बीमा ले? वो तो विदेश में रहता है, इंश्योरेंस कंपनी तो विदेश में भी है और इंश्योरेंस की शुरुआत ही विदेश से हुई थी, तो वो क्यों भारत में आएगा और क्यों भारत से बीमा ले? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया कि भाई इंश्योरेंस की शुरुआत विदेश से हुई थी तो भारत से क्यों बीमा ले। जी, आपको मैं एक बात बताऊं, दो पहलू पर उसमें सोचने की जरूरत है। हम लोग समझ गए विदेश में सब कुछ अच्छा, ऐसा नहीं है जी। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नो डाउट विदेश से आया हुआ है भारत में, और आज हम इतना काम भी बढ़िया करते हैं। नंबर 1 कि विदेश इंश्योरेंस कंपनी और भारत की प्रोडक्ट में एक बड़ा तफावत ये है कि हमारा प्रीमियम कम है। इंडिया का प्रीमियम कम है कंपेयर टू फॉरेन कंट्री। क्यों? प्रीमियम कम है, दूसरा है रिटर्न ज्यादा है। दोनों के पीछे में लॉजिक समझाता हूँ आपको। रिटर्न और रिटर्न ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है। अच्छा। जो देखो क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी खर्च करती है जी, एक्सपेंस करती है उसको चलाने के लिए, उसकी जो बिजनेस है ना। बिल्कुल। तो सपोज अमेरिका और इंडिया की कंपैरिजन करते हैं, है ना। इंडिया में जो 100 रुपीज खर्च करते आदमी, वही चीज इंडिया में खरीदने के लिए आपको चाहिए 23 रुपया। उसको इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट है PPP, मींस परचेज पावर पैरिटी, यहीं से दिखा जाता है। एक बार सर इसको थोड़ा डिटेल में समझ लो कि भाई हम क्या कंपेयर करते हैं कि भाई सपोज के मेरा सैलरी 1 लाख है और किसी का वहां जितने भी है 10,000, 20,000, 30,000, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाई 88 करते हैं। हाँ। तो कितना रुपया कमा लिया। हाँ। है ना। ऐसा नहीं है, वो सही तरीका नहीं है कंपेरिजन का। क्यों? क्योंकि हम परचेस पावर देखने का है। परचेसिंग पावर कितना है यहाँ। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक है ना, आप साइट में जाएंगे ना तो पूरे दुनिया का PPP का फिगर्स आता है। अभी मैं अमेरिका के लेटेस्ट बात करूं कि इन सेंस के भाई अमेरिका में जो आदमी ने 100 रुपीज की जो वस्तुएं खरीदी है, वही इंडियन खरीदते हैं तो कितना रुपया देता है? वो देता है 23 रुपया। 23 रुपया देता है ओनली। अच्छा, अब समझो क्या दे रहे हैं 23 रुपया। इट मीन्स के वहां 100 कमाने वाला और यहाँ 23 कमाने वाला सेम चीज जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हैं। गलत है तो 1/4 कर रहा है वो, वही ना। तो 23 रुपये होता है। तो ऐसा ही यहाँ इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेंस 1/4 हो गया। अब समझा अमित जी कि अगर वहां कंपनी 10 लाख एक्सपेंस करती है तो इंडिया की कंपनी 2.5 लाख करती है। ये एक बेनिफिट हुआ, इसलिए प्रॉफिट बोनस बढ़ेगा। दूसरा जो करना है वो है रिटर्न।
सब लोग सेविंग करते हैं, आप समझ देखो इंटरेस्ट रेट विदेश में है कहाँ, राइट 2%, 2%। यहाँ पर जी सेक्टर में 6% के आसपास तो मिलते हैं, उनके 2 गुना रिटर्न हो गया। राइट। एक तरफ कॉस्ट कम, दूसरी तरफ रिटर्न ज्यादा। दूसरी कि हमने जो डिजाइन हमारी कल्चर के मुताबिक किया है, वहाँ उनके कल्चर से, वहाँ किसी को पेरेंट्स का नहीं पड़ी है, बच्चों अपने आप कर देते हैं, तो दे आर लिस्ट इंटरेस्टेड। यहाँ तो हमें जिम्मेदारी है, हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी है, और हमारी जो प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है, वो हमारा कल्चर को देखकर डिजाइन किया हुआ है, वो इजी टू अंडरस्टैंड है। अमेरिका विदेशी कंपनियों में केस होगा, आपको पता नहीं होगा, वो ये कॉमर्शियल जार्गन पढ़ेंगे तो पता ही नहीं होगा कि ये क्या कर दिया, जब एंड कर दो तो पता चलेगा इस रिस्क में नहीं था। तो ये सब बातें देख के हमारा देश, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे देश की प्रगति, हम यहाँ विदेश आए, हमारे देश से आए हैं, तो ये भी एक अटैचमेंट है, रूट बना रहता है। कल भी हम भारत में वापिस, अभी तो डे बाई डे हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग बन रही है ना, पहले जैसा है नहीं, तो लोगों का जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट का हर बार बढ़ता ही जा रहा है। तो दर्शकों, आप इतने टाइम से इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, आप सिर्फ ये बताइए कमेंट करके, और वो भी ईमानदारी से बताइए, अभी तक आपको इतना टाइम इंश्योरेंस में काम करते हुए हो चुका है, अभी तक क्या आपने कोई एनआरआई इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की है, किसी ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की है जो विदेश में रहता है, जो एनआरआई है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अब सर, आपकी क्या सलाह है हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर को कि एनआरआई का बीमा करने के लिए क्या आप उनको सलाह देना चाहेंगे? नहीं, बस वही सलाह, पहला तो आप कर सकते हैं, यू कैन डू। पहले माइंड में ये तय कर दो कि मैं कर सकता हूँ, और फिर जहां नॉलेज मिलता है वो पूरा आपकी इंश्योरेंस कंपनी में जाइए, ब्रांच में जाइए, जो भी सर्कुलर से वो पढ़े, प्रोसीजर से वो समझे कि भाई मुझे इंश्योरेंस देने क्या क्या चाहिए, तो आप काम करना जैसे शुरू कर देगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इतनी सिंपल है, और हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9824465165। मेरी ब्रॉडकास्ट चैनल है जहां मैं हर 15 दिन कोई बिना चार्ज में एनआरआई के बारे में मेरा ब्लॉग भी आता है, और मैं एजुकेशनल अच्छी अच्छी बातें जो आती है, न्यूज़पेपर्स का कटिंग, सब कुछ मैं भेजता रहता हूँ। और यू आर ऑल्सो फ्री, आप मेरा जो फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप में आपको कहीं भी क्वेरी हो तो मैं उसको सुलझाने का प्रयत्न करूँगा। और अमित जी के साथ हम भी सोच रहे हैं कि कैसे डिजिटल मीडिया और ये टेक्निकल नॉलेज साथ में मिल के हमारा एजेंट्स जो लोग हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एनआरआई की इंश्योरेंस करें, क्योंकि हमें आज एजेंट्स लोग बोलते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा है ना, बिजनेस मरना मुश्किल हो गई है, तो कुछ भी कई कुदरत अगर वन डोर क्लोज करती है दूसरी खोलती है, लेकिन हमें विजन चाहिए। आप एक बार तय करो लोग कि नहीं, मुझे इसी इंडस्ट्रीज में रहना है, और मेरा एक जो जुकान है, जो मुझे अभी फील्ड है वो नया ओपन करना है, तो मुझे पूरी श्रद्धा है कि कोई भी एजेंट से वो अच्छी तरीके से वो काम करके वो नॉट सिर्फ एमडीआरटी लेकिन सीओटी टीओटी भी कर सकते हैं, जैसे हजारों एजेंट्स कर रहे हैं। राइट राइट। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जैसे क्या होता है कि सपोज एनआरआई का बीमा करना है, तो उसके लिए एक फॉर्म होता है, फैक्टा फॉर्म होता है, इसको भरने से एनआरआई क्यों तैयार नहीं होते? देखो, फटका फॉर्म है फॉरेन, अमेरिका में जब 2000 FATC है ओके, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, ओके, वो अमेरिका में 2010 में पास किया गया। ओके, कोई हिस्ट्री क्या कि 2008 में जब लेमन ब्रदर्स आई ना, उसका जो ये हुआ तो इकोनॉमी थोड़ी बहुत अमेरिका की डिस्टर्ब हुई। उससे पहले अमेरिका का डॉलर बाहर जाता था, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थी, कहा गया क्यों, क्योंकि वो तो उसको तो वो कुछ नहीं थे। लेकिन 2008 के बाद उसने शुरू किया कि हमारे रेसिडेंट अगर बाहर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें माहिती उसकी चाहिए। इसलिए उसने पूरे दुनिया के देश को बता दिया कि मेरे कोई भी रेसिडेंट, आप या कोई भी आर्थिक गतिविधियां करते हैं तो हमें बताना है। तो उसमें कुछ डिटेल्स ज्यादा नहीं है, सब आपने बैंक में अकाउंट खोला तो बताना है, तो इसने ही ओपन अकाउंट ये बैंक ऑफ इंडिया बड़ौदा के जिसमें है, उस LIC पॉलिसी ली है, वो पूछता नहीं है फॉर्म में कि कितना पैसा भरा, कौन सी पॉलिसी ली, क्या वो कुछ नहीं पूछता, क्योंकि कहीं देश में जीरो टैक्स है, गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पहले से पता चलता है। तो हमें क्या है कि कहीं गलत तरह से कोई पैसा नहीं चला फिर भाग जाते फ्रॉड करके, जैसे यहाँ चले गए बैंकों का करोड़ों का लेके, तो क्या है पहले से वो अनएथिकल या कोई क्रिमिनल्स फाइनेंशियल एक्टिविटी को रोक करने के लिए आया हुआ है।
उसको कॉमन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और रेसिडेंट को फॉर्म भरना है तो उसको पहले फॉर्म में पूछते हैं डू यू हैव इन रेसिडेंसी आउटसाइड इंडिया, मीन्स क्या आप आउट इंडिया के बाहर कोई बिजनेस करते हैं, नहीं करते हैं, टैक्स भरते हैं, नहीं है तो फिर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ नो लिखना है। और इसलिए इंश्योरेंस कई कंपनियों ने तो प्रपोजल फॉर्म में एक क्वेश्चन लिख दिया। कितना बड़ा फॉर्म होता है सर? अरे फॉर्म 3 पेज का है। 3 पेज? क्योंकि अब उसमें हाँ लिखते हैं। अच्छा। तो फिर आप दूसरे देश में कहाँ बिजनेस करते हो उसका नंबर चाहिए। फिर उनसे कई कंट्री है ना, 14 कंट्रीज जो है, जो क्या है वो आपको कम पैसे में वहाँ का सिटीजनशिप बना देते हैं, बाकी रेसिडेंसी दे देते हैं। तो यहाँ अगर आप ज्यादा 90 डेज से ज्यादा रहना शुरू करते हो तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये भाई क्यों आपके पास वॉच रखेगी, लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं। देखो हम जब मॉल में जाते हैं तो क्या चेक करते हैं हमारा सब कुछ, तो क्या हम आतंकवादी है क्या हम बम लेके जाते हैं? लेकिन 1 लाखों में जाते हैं, उसको पकड़ने के लिए तो हेल्प तो करना पड़ेगा कि नहीं, है ना? चोर एक है लेकिन चोर नहीं है, उसको ढूंढने के लिए काफी कुछ करते हैं। हम प्लेन में जाते हैं, सब जाते हैं तो सब जगह जांच होती है, तो हम बोले कि मैं क्यों जांच करूं, मैं थोड़ा खराब आदमी हूँ। लेकिन लाख में एक आदमी को पकड़ने के लिए 99 लोगों को भी उसको जांच से पास करना होगा, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन भी सब कंपनियों का फटका फॉर्म भर दें बिना कुछ। अच्छा सर, ये तो बताया आपने क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फटका फॉर्म है ना, क्लाइंट को भरने से आप घबराते हो, लेकिन एजेंट जब प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, क्या उनको कौन सा फॉर्म भरना होता है? नो सिंपल ही है फॉर्म, जैसे हमारे खुद का पेज मिलता है तो जो फॉर्म होता है प्रपोजल सेल्फ का और अनदर लाइफ कोई एक सिर्फ एनेक्चर बनना होता है, एनआरआई क्वेरी होती है, क्वेश्चन वो भी अभी कंपनी ने सब छोटा कर दिया है। अच्छा। बस आपका बैंक की डिटेल्स, बैंक के अकाउंट्स, आईडा कब बने, कौन सा पासपोर्ट, क्या है, सिंपल बात है। ओके, लेकिन इतना पूरा पेज भी नहीं है। अच्छा, तो एनआरआई क्वेश्चन है। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान काम हो गया है। और सर से हम एक सवाल और लेते हैं कि सर मेडिकल चेकअप कैसे होंगे? मान के चलते वो विदेश में है और हमें उसका बीमा करना है, तो उसके मेडिकल चेकअप कैसे हो पाएंगे? वो तो विदेश में है। अब विदेश में तो विदेश का मेडिकल भी चलता है, चलेगा? पहले तो हमारा फॉर्म का आग्रह रखते थे इंश्योरेंस कंपनियां, यही फॉर्म भरो। अभी तो क्या है कि कोई भी फॉर्म, यहाँ का भी जो टेस्ट उसी नाम से वो जो होता है वो सभी फॉर्म्स चलाते हैं। ओके। और कोई चिंता का कारण नहीं है। तो वहाँ मेडिकल्स जो हो जाती है वही प्रपोजल फॉर्म नाम पे अटैच कर देते हैं तो जांच हो जाती है। ओके। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके की एक और वीडियो लेकर आएं, इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएं कि कैसे आप एनआरआई बीमा बेच सकते हैं, कैसे आप उन लोगों को बीमा बेच सकते हैं जो विदेश में रहते हैं, जिनकी इनकम बहुत अच्छी है। अब ये छोटी मोटी पॉलिसी करना बंद करो और बड़ी पॉलिसी करनी शुरू कर दो। क्या आप तैयार हैं बड़ी पॉलिसी करने के लिए? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सर एक आखिरी सवाल, मेरा सवाल है कि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई कंट्री है, तो उन जो पिछड़ी हुई कंट्री है, तो क्या हम वहां बीमा बेच सकते हैं? क्या उन कंट्रीज के जो लोग हैं उनको बीमा दिया जा सकता है, मतलब जो एनआरआई है? देखिए बहुत सारी पिछड़ी कंट्री है, सूडान है, सोमालिया है ना, ईरान, इराक, मोजाम्बिक, और कई पार्ट 2 में है ना, 2 पार्ट भी कर दिए हैं कैटेगरीज में। तो यहाँ वॉक ओवर नहीं देना है। इस देश में हमारे इंडियन लोग काम करते हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं। इकोनॉमी देश की खराब है लेकिन हमारे एनआरआईज की नहीं, आप समझो। क्योंकि यहाँ कुछ इतना सिस्टम नहीं होता, पैसे बनाते हैं। अंडर डेवलप्ड है तो प्रॉफिट बहुत है, हर वस्तुओं की स्कैर्सिटी है, मिलता नहीं है, इसलिए वो जितना चाहे लोग भाव देने के लिए तैयार है। तो हमारे इंडियंस भले भी बिछड़ी हुई कंट्री में हो, उनके पास पैसा बहुत है। हालांकि अगर बहुत बिछड़ी हुई तो हम इंश्योरेंस नहीं देंगे तो सिंगल प्रीमियम दे सकेंगे, पूरे फैमिली का दे दो 10-10, 15-15 लाख, है ना। और फिर अगर कैटेगरी अगर आगे आती है तो 2%, 3% एक्स्ट्रा देके भी इंश्योरेंस ले लो। तो हमें कि ये देश अच्छा नहीं है उसको छोड़ना नहीं है। यहाँ भी विजन आपका देखना है कि कम से कम चलो, सपोज सोमालिया है, सूडान है सपोज के, तो सूडान में बहुत लोग पैसा कमाते हैं, है ना। तो उसको तो अगर सिंगल प्रीमियम बड़ा फैमिली होता है 15-20 लोग, 20 लोगों का आपने 10-10 लाख भी लिया तो 2 करोड़ का आपको सिंगल प्रीमियम मिल जाएगा बिना किसी झंझट के, और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको बताई गई है, वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और फाइनेंशियल एडवाइजर भी जरूर मेहनत करें और सोचें कि किस तरीके से एनआरआई का बीमा किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं
डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और वहां पर जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। बहुत जल्द एक और सक्सेस से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।